कैसे हैं सब लोग? तैयार हैं लेक्चर के लिए? आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको बहुत ध्यान से सुनना भी ज़रूरी है। सबसे पहले ये बताओ, शहर की आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आवाज़ आ रही है? सिद्रा, आवाज़ आ रही है? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एयरवे मैनेजमेंट। ठीक है, एयरवे मैनेजमेंट एयरवे मैनेजमेंट में क्या आएगा कि अगर पेशेंट अगर पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में चला जाता है तो आप उसका एयरवे कैसे मेंटेन करते हो। और जब आपको ये डर है कि पेशेंट की टंग फॉल कर सकती है, एयरवे ब्लॉक हो सकता है, किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो। अगर ये आपको डर हो कि या फिर आपको पता हो कि पेशेंट जो है वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में जा रहा है, तो उसकी जब आपने वो मैनेज करना हो, क्या नाम लेते हैं, तब आपने जो है वो एयरवे को मैनेज करना होता है, ऐसी सिचुएशन आती हैं। अच्छा, एयरवे मैनेजमेंट में क्या आएगा? सबसे पहले एयरवे जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो किस किस वजह से होती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे इज मेडिकल इमरजेंसी होता है, ठीक है। इट में बी पार्शियल और कंप्लीट एंड में अकर एट एनी लेवल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेशेंट की अगर ट्रेकियोस्टमी हुई है और ट्रेकियोस्टमी के दौरान अगर पेशेंट जो है वो कर ले, अगर सक्शन जो है, स्क्रीशन बहुत ज़्यादा बन रही है और एक वक्त आता है कि स्क्रीशन का प्लग बन जाता है एयरवे के अंदर, ठीक है। ट्रेकिया के अंदर प्लग बन जाता है और वो प्लग जो है वो एयर एंट्री को, इन और आउट को ब्लॉक कर देता है, तो उसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और वो जो ऑब्स्ट्रक्शन एट अ टाइम जब हो जाती है तो आप उसे कैसे रिलीज करोगे, हमारा बेसिक अब इस वक्त पॉइंट ये है, ठीक है। तो पार्शियल भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है। दूसरा, अगर अनट्रीटेड हो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो ये क्या है, ये लोड जो है वो ब्लड ऑक्सीजन टेंशन भी करवा सकती है, ठीक है, एंड रिस्क हाइपोक्सिक डैमेज टू द ब्रेन भी करवा सकती है, किडनीज और हार्ट और इवन डेथ भी करवा सकती है। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर अनट्रीटेड छोड़ दी जाए तो इसकी वजह से जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाएगी और हाइपोक्सिक डैमेज के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को, और इससे डेथ भी हो सकती है। मतलब ये कि हमें सिर्फ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। और वो ऑक्सीजन कैसे जाती है? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, और ऑक्सीजन जो है वो हम इन आउट करते हैं, तो इसलिए हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो इससे डेथ भी अकर हो सकती है। कॉजेज ऑफ एयरवे क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज क्या हैं? सबसे पहले इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एयरवे ब्लॉक हो जाएगा। एनाफ्लैक्सिस है। एनाफ्लैक्सिस क्या है? एनाफ्लैक्टिक शॉक में जब पेशेंट जाता है, कब कैसे जाता है? जब पेशेंट जो है वो, उसको किसी चीज़ का रिएक्शन हो जाता है तो वो शॉक में चला जाता है। तो एनाफ्लैक्सिस जो है वो बेसिकली क्या करता है कि वो जो है सबसे पहले जो इफेक्ट करता है वो पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो एक्सेसिव ब्रोंकियल सिक्रीशन बन रही हो, अगर ब्रोंकियल जो है वो ओवर सिक्रीशन बना रहे हैं और सिक्रीशन जो है वो क्या कर रही है, ब्रोंक्यूल्स को प्लस ट्रेकिया को ब्लॉक कर रही है, तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। म्यूकोजल ओडिमा हो जाए, म्यूकोजा जो है यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका ओडिमा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा। इसके अलावा ब्रोंकोस्पैज्म जो है वो भी क्या करता है, ब्रोंकियल का अगर स्पैज्म होगा तो वो भी जो है वो भी ब्लॉकेज करवाएगा। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा जो है उससे भी ब्लॉकेज हो सकती है। पल्मोनरी एडिमा में आपके पास, आपको पता है कि पेशेंट जो आते हैं वो उनको
उनकी जो स्क्रीशन है लंग से आ रही होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो स्क्रीशन जो है वो फ्लोदी होती है और पेशेंट सांस नहीं ले पा रहे होते। बेसिकली वो जो स्क्रीशन है वो जो ट्रेकिया है उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रही होती है। तो इसके अलावा क्या है, एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, अगर पेशेंट वॉमिट करता है और वॉमिट इनहेल कर लेता है, एस्पायरेट कर लेता है, तो वो क्या करते हैं कि वो भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवाते हैं। डिक्रीज मसल टोन डिक्रीज होने की वजह से भी हो सकता है, मसल डिक्रीज होके जो है वो प्रोलैप्स कर जाए। इसके अलावा जो है वॉमिट की वजह से है, और इसके अलावा ब्लड की वजह से, ब्लडी वॉमिट है, रिगर्जिटेशन ऑफ स्टमक कंटेंट की वजह से, कि जो कुछ भी पीते हैं वो या खाते हैं वो अंदर जाने की बजाय बाहर की तरफ आता है, और जब पेशेंट ज़बरदस्ती उसको निकलने की कोशिश करता है तो वो एयरवे में चला जाता है। इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो या कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है एयरवे में, या किसी टाइप के एडिमा की वजह से, ये सब क्या है ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज हैं। समझ आ रही है आपको? हबीबा, सिद्रा, सहर, आप लोगों को आवाज आ रही है और आप लोगों को समझ आ रही है कि मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ? हमने अभी तक कार्डियक अरेस्ट पढ़ा है, कार्डियक अरेस्ट हो तो उसकी मैनेजमेंट पढ़ी है, हमने ईसीजी देखी है, हमने हार्ट की तो सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी अगर इश्यूज आते हैं तो उनको हमने कैसे हैंडल करना है और एयरवे को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो आपका ये टॉपिक है एयरवे मैनेजमेंट, जिसमें आपके सक्शन वगैरह भी आती है, ईटीटी आती है, ट्रेकियोस्टमी आती है। ट्रेकियोस्टमी हमने पढ़ ली है, ईटीटी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने टाइप के हम एयरवे डालते हैं वो हम सारे देखेंगे और उनकी कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये हम सारी चीज़ें आज देखेंगे। ठीक है? रिकग्निशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अब हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन होगी? सबसे पहले होता है नंबर 1। अच्छा, अभी ये है कि जो रेस्पिरेटरी उन्होंने जो साउंड्स बताए हुए हैं, जैसे कि स्ट्राइडर है, व्हीजिंग है, कंप्लीट कैसे होता है, इस इनका मेरे पास वीडियो है जो कि मैं आपको इस मैं चाहती हूँ कि वो आप देखो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम इसके ऑनलाइन लेक्चर वेबिनार पे सेंड नहीं कर सकते। तो वो मैं क्या करूँगी कि इसका जो लेक्चर है जो कि वीडियो के साथ है, रेस्पिरेटरी साउंड्स का जो वीडियो है वो मैं आपको जो है गूगल क्लास पे या फिर मूडल के ऊपर सेंड करूँगी, या वहाँ से डाउनलोड कर लेना और फिर आप वहाँ से उसको देख लेना। तो इन साउंड्स को और उसको आप साथ में रख के मैच करके आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है? इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होता है, इंस्पायरेटरी का मतलब है जब इनहेल कर रहे हैं, और स्ट्राइडर जो है वो साउंड का नाम है। ये कहाँ की कब साउंड प्रोड्यूस होती है? जब पेशेंट सांस अंदर ले जाता है, इंस्पायरेट करता है, तो ये अपर एयरवे प्रॉब्लम होती है बेसिकली, यानी कि इस लेवल की। एक्सपायरेटरी व्हीजिंग जो है जब पेशेंट सांस बाहर की तरफ निकालता है तब व्हीज करता है, ये लोअर एयरवे प्रॉब्लम होती है। ठीक है? और इसके अलावा जो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है इसमें पैरा डॉक्सिकल मूवमेंट होती है, सी सॉ रेस्पिरेशन होती है। जैसे कि सी सॉ होता है ना, इस तरीके से इसकी रेस्पिरेशन होती है। सेंट्रल साइनोसिस जो है वो लेट साइन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि जब फर्स्ट हमने ऑब्स्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करना है। अब आप नोट करते हो, जैसे आप वार्ड के अंदर हो और आप नोट करते हो कि अचानक से किसी की अजीब सा सांस लेने की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही ये कहाँ से इस तरह की साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो आपको साउंड्स की पहचान होनी चाहिए। अगर स्ट्राइडर होगा तो वो किस तरीके से सांस लेगा, एक्सपायरेटरी व्हीज होगा तो वो कैसे लेगा, अगर कंप्लीट अगर उसको जो हो गई है ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट है तो वो किस तरीके से सांस लेगा, कैसी है इसकी रेस्पिरेशन होगी। तो क्या है कि इस चीज़ का आपको खुद से पता होना चाहिए।
सॉरी इंटरप्शन के लिए। सीस और रेस्पिरेशन कैसी होती है वो मैं आपको बताती हूँ कैसी होती है। उसके लिए मैं आपको लेक्चर सेंड करूँगी, ठीक है, वो वीडियोज़ आपको सेंड करूँगी, वो आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर पेशेंट जो है वो कंप्लीट साइनोस होता है तो वो क्या है, वो लेट साइन है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का। मतलब ये कि वो अभी प्रेजेंट साइन नहीं होगा, काफ़ी टाइम हो चुका होगा और ऑक्सीजन सप्लाई काफ़ी देर से मिस है, जिसकी वजह से पेशेंट ब्लू हो गया। रिकग्निशन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन 2 हम कैसे करेंगे रिकग्नाइज। अब हमारे पास एक और तरीका है, पहला हमने बहुत सारे साउंड से पहचाना, अब हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि पेशेंट जो है वो क्या है, पेशेंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन में है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। जैसे कि लुक, लिसन एंड फील, ठीक है, आप इन दो चीज़ों से पहचान सकते हो। लुक, लिसन एंड फील में आप क्या देखोगे कि आपने रिकग्नाइज करना है कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं। आप उसके लिए जो है वो सबसे पहले देखोगे क्या, चेस्ट और एब्डोमिनल मूवमेंट को चेक करोगे, लिसन करोगे कान को पास करके, जैसे कि हम पहले से देखते आ रहे हैं जब हम वो करते थे। तो उसमें आप क्या करोगे, फॉर एयर फ्लो एट द माउथ एंड नोज एंड एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड, ये आप सुनने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो क्या होगा कि लिसन में आप एयर फ्लो को आप देखोगे कैसे, माउथ से, नोज से, और इसके अलावा कैसे देखोगे कि ब्रेथ साउंड्स भी आ रही है या नहीं, ये आप लिसन करने की कोशिश करोगे। फील आप क्या करोगे, एयर फ्लो अगेंस्ट चीक्स। आपने क्या करना है, बेसिकली जब पेशेंट लाई डाउन होगा तो आपने पेशेंट की चेस्ट के ऊपर इस तरीके से सर रखना है, और आपने क्या करना है, जब पेशेंट ब्रीथ करेगा तो आपने क्या करना है, पेशेंट को की जो सांस है वो आपके चीक के ऊपर फील होगी, वो आपने ऑब्जर्व करनी है। लिसन में आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि साउंड्स तो नहीं प्रोड्यूस हो रही सांस लेने की, माउथ से, नोज से, या फिर ब्रेथ साउंड्स तो नहीं आ रही हैं। और लुक में आप साथ डाउनवर्ड करके ऐसे चेस्ट पे नजर रखोगे कि चेस्ट जो है और एब्डोमेन जो है वो मूव हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, रिकग्निशन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन 3, हम अब 3 कैसे करेंगे कि तीसरे वाला क्या है कि इसमें आप इनकम्प्लीट, इसमें क्या है, इनकम्प्लीट अपर वे, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम ये कंप्लीट वाले की बात कर रहे हैं, हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना था कि हमने साउंड देखनी थी, रेस्पिरेटरी साउंड, उससे हमने रिकग्नाइज करना था। दूसरा हमने क्या करना था, हमने एंड फील से रिकग्नाइज करना था कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं। तीसरा अब हम देखेंगे कंप्लीट अपर वे ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में कि देयर आर नो ब्रेथ साउंड्स एट माउथ और नोज, ठीक है, इन पेशेंट। इन पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट में किसी किस्म की जो है वो माउथ से या नोज से जो है वो नहीं आएगी, साउंड्स प्रोड्यूस नहीं होगी सांस लेने की, ठीक है। और जो इन पार्शियल है, पार्शियल के अंदर क्या होगा, जो है एयर एंट्री इज डिमिनिश्ड, कम हो जाएगी, एंड ओपन नॉइजी, कम होगी और बहुत जो है वो नॉइज के साथ आएगी, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन में से एयर एंट्री हो रही है। certain noises assist in localizing the level of the obstruction, अगर कुछ ऐसे नॉइज भी क्रिएट होंगे जो हमें असिस्ट करेंगे कि हम देख सकें कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ की है। फिर उसके बाद गर्गलिंग जो है वो गर्गलिंग साउंड होगी जो कि हमें सजेस्ट करती है प्रेजेंस ऑफ लिक्विड इन द माउथ और अपर एयरवे। जब गर्गलिंग साउंड जब प्रोड्यूस होती है वो हमें ये बता देती है कि जो अपर एयरवे है या फिर माउथ है उसके अंदर जो है वो लिक्विड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रोदिंग जो है वो बनती है, फ्रोदिंग किसमें मैंने आपको बताया, पल्मोनरी एडिमा में, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा में जो है वो मुंह से बहुत ज्यादा फ्रोदिंग होती है, फ्रोदिंग होती है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा क्या होता है कि पेशेंट की सक्शन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बन रही होती है, और सुबह से लेके इवन शाम तक हम बार बार वो जो है वो सक्शन करते रहते हैं, एयरवे को क्लियर करते रहते हैं, और बहुत देर के बाद जाके और बहुत ज़्यादा हमें टाइम बहुत ज़्यादा सक्शन करने के बाद और बहुत लैसिक्स और नेबुलाइज करने के बाद जाके पेशेंट जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, और जो सिक्रीशन बन रही होती है वो बनना उसकी अमाउंट कम हो जाती है। फिर उसके बाद है स्नोरिंग अकर व्हेन द फेरिंक्स इज पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द टंग, ठीक है। अब ये कब होता है, स्नोरिंग कब होती है, स्नोरिंग मतलब कि पेशेंट को खराटे कब आते हैं, जब जो फेरिंक्स है
वो हाफ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है टंग की वजह से, टंग फॉल हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो खराटे आते हैं, स्नोरिंग की साउंड प्रोड्यूस होती है। अब फोर एयरवे का कैसे हमें पता लगेगा, इसमें क्या है, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर है, ये कैसे होता है, ऑब्स्ट्रक्शन अबव और एट द लेवल ऑफ द लेरेंक्स, या तो अबव हो जाती है या एग्जैक्ट लेवल होता है लेरेंक्स पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी वजह से स्ट्राइडर का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्राइडर कहाँ पे होता है, किस एरिया से साउंड प्रोड्यूस करता है, अपर एयरवे से, ठीक है। एक्सपायरेटरी वीज जो है वो रिजल्ट फ्रॉम एयरवे नैरोइंग एंड इरेगुलरिटीज ऑफ द एयर पैसेजेस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एक्सपायरेटरी उन्होंने क्या कि वीजिंग जो है वो रिजल्ट है कब होती है ये, जब एयरवे जो है वो नैरो हो जाता है या इरेगुलरिटी हो जाती है एयर पैसेजेस की। जैसे कि अगर एयर पैसेज बिल्कुल स्ट्रेट था, उसके अंदर इरेगुलरिटीज हो गई हैं कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, पार्शल होने की वजह से, और एक्सपायरेशन में कोई प्रॉब्लम आती है जैसे कि एजमा है, तो इस वजह से वीज का साउंड प्रोड्यूस होता है। बेसिकली जब किसी नैरो साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ एयर गुजरती है तो वो एक सीटी की, एक व्हील्स की विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, विजिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, वो बेसिकली ये है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, इन द majority of cases the use of the simple methods is all that is required to open the airway, ठीक है। मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, मेजोरिटी ऑफ केसेस जो हैं वो यूज करते हैं सिंपल मेथड, ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर होता है एयरवे ओपन करने के लिए, सच एज सक्शन करनी है टू रिमूव सिक्रेशंस, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हम सक्शन करेंगे ताकि हम सिक्रेशन को रिमूव कर सकें। फिर उसके बाद है क्या है, यूज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर, ठीक है। ये जो मैन्यूवर है हम इसे यूज करते हैं, इसमें हेड को टिल्ट कर देते हैं और चिन को लिफ्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद क्या है, इंसर्शन ऑफ एन ओरो ओरोफेरेंजियल और नेजोफेरेंजियल एयरवे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा है कि जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट सिंपल है, हम वो मेथड यूज करते हैं जो कि क्या है, वो है सक्शन, सिक्रीशन को रिमूव करना। इसके बाद क्या करते हैं कि एक और मेथड यूज करते हैं कि हेड को टिल्ट कर देते हैं बिल्कुल, और जो चिन है उसको लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि ओरोफ्रेंजियल या नेजोफ्रेंजियल एयरवे जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। अब ये तो होगी अपर वे मैनेजमेंट, तीन चीजों के ऊपर ये टोटल है, चार चीजों पे सबसे पहले सक्शन, फिर हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मैन्यूवर है, फिर उसके बाद क्या है, नेजोफ्रेंजियल या ओरोफ्रेंजियल एयरवे। तीन चीजें होगी, दो एयरवे हो गए और एक सेक्शन होगी और एक मैन्यूवर हो गया, चार चीजें होगी। अब इन चारों को हम डिटेल में बारी बारी देखेंगे। सेक्शन क्या है, द पेशेंट्स एयरवे मस्ट बी केप्ट क्लियर फॉर फॉरेन मटेरियल्स। आपने सेक्शन में क्या करना है, जितने भी फॉरेन मटेरियल्स हैं या ब्लड है या वोमिट है या अदर सिक्रेशंस हैं, उससे आपने एयरवे को बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। Materials that are allowed to remain in the airway may be forced into trachea and eventually into the lungs, ठीक है। मटेरियल जो है ना, जो कि एयरवे के अंदर है, जो ठहरा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो फोर्स कर रहा है इनटू द ट्रेकिया, फोर्स के साथ वो ट्रेकिया के अंदर मूव होता जा रहा है, ठीक है। एयरवे से वो ट्रेकिया में जाना शुरू हो गया और जब ट्रेकिया में जा रहा है तो इवेंचुअली ये क्या करेगा, ये लंग्स में भी जा सकता है। तो क्या है, दिस कॉज कॉम्प्लिकेशंस रेंजिंग फ्रॉम स्वेयर नमोनिया टू कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये जो इस तरह के कॉजेज हैं, जो कॉम्प्लिकेशन जो हो रही हैं, वो लॉन्ग टाइम में जाके क्या कर सकते हैं, स्वेयर नमोनिया करवा सकते हैं और कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, क्या जो पेशेंट का एयरवे है वो क्लियर होना चाहिए, हर किस्म की जो फॉरेन मटेरियल है जैसे कि ब्लड है, वॉमिट है, सिक्रेशन है, तो कुछ भी है उसको अच्छे तरीके से क्लियर करना है, सेक्शन से हमने उसको रिमूव कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, मटेरियल दैट आर अलाउड टू रिमेन इन एयरवे, ऐसा मटेरियल जो कि एयरवे के अंदर ठहरा रहता है, वो क्या करता है, वो फोर्स करता है, मे बी फोर्स इनटू द ट्रेकिया एंड इवेंचुअली इनटू द लंग्स, वो मूव करके ट्रेकिया में और लंग्स में भी जा सकता है, और जिसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आगे जाके क्या होती है कि वो कंप्लीट ब्लॉकेज भी करवाता है और नमोनिया भी करवाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है,
सक्शनिंग क्या है? ये मेथड ऑफ यूजिंग अ वैक्यूम डिवाइस है टू रिमूव सच मटेरियल्स। ठीक है, सक्शनिंग जो क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जो कि जिसमें हम वैक्यूम डिवाइस को यूज़ करते हैं। सक्शन का जो प्रेशर बन रहा था वो बेसिकली वैक्यूम डिवाइस है जो क्या करती है, रिमूव कर देती है ऐसे मटेरियल्स, ऐसे फॉरेन मटेरियल्स जो कि एक्स्ट्रा जो कि सिक्रीशन बना के ब्लॉकेज करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट नीड्स टू बी सक्शन इमीडिएटली। पेशेंट को फौरन से सक्शन पेशेंट का करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? व्हेनेवर अ गर्गलिंग साउंड इज हर्ड। ठीक है, गर्गलिंग साउंड क्या है कि मैंने आपको बताया था, गर्गलिंग साउंड है जब एयर कोई लिक्विड जो है वो एयरवे के अंदर या लेंस के अंदर होता है, वो गर्गलिंग साउंड है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये पल्मोनरी एडिमा में होता है। तो पेशेंट की फौरन से इमीडिएटली सक्शन करने की ज़रूरत है। कब? जब हमें गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस हमें फील होती है, हम सुनते हैं। वेदर बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, चाहे आप वेंटिलेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे, बिफोर और आफ्टर जब भी आपको फील हो, आपने फौरन से सक्शन करनी है। ठीक है, अब क्या है कि इसके अलावा क्या है कि आपने सेक्शन में और क्या चीजें देखनी है कि ईच सेक्शन यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ सेक्शन सोर्स। ठीक है, उसकी कंप्लीट सेक्शन सोर्स होनी चाहिए। कलेक्शन कंटेनर हो फॉर मटेरियल यू सेक्शन एंड अ सेक्शन कैथेटर। जो भी आप सेक्शन वगैरह ले रहे हो, कहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हो और कहाँ से क्लीन कर रहे हो, ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक कंप्लीट कंटेनर और पूरी किट होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक सेक्शन किट होती है, उसके साथ नेलेटन होते हैं, 2-3 ड्रेन्स होती हैं हमारे पास, और हमारे पास सेलाइन होती है जिसमें हम क्लीन करते हैं और ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद है द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ सक्शन कैथेटर इज द रिजिड फेरेंजियल टिप है नोन एज यंकर। यंकर हमारे पास जो है वो क्या होता है कि एक हार्ड सी टिप होती है जो कि उस सक्शन के साथ अटैच कर दी जाती है, और वो टिप हम इंसर्ट करते हैं और निकालते हैं। ये बेसिकली ये जो है रिजिड वाली, ये लिमिटेड यूज करने के लिए होती है। दिस रिजिड डिवाइस अलाउज यू टू सक्शन द माउथ एंड फेरिंग्स विद एक्सीलेंट कंट्रोल ओवर द डिस्टल एंड ऑफ द डिवाइस। डिस्टल एंड जो है उसके ऊपर आपका एक्सीलेंट कंट्रोल हो तो आप यूज कर सकते हो माउथ और फेरिंग्स के लिए। ठीक है, आपने बहुत डीपली जाना क्योंकि एक तो वो रिजिड है और वो इंजरी करवा सकता है। और अगर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है, आपको टेक्निक आती है, तो अदरवाइज हम नेलेटन कैथेटर वगैरह का यूज करते हैं। इसके अलावा क्या है कि आपने सेक्शन को यूज कैसे करना है? ऑलवेज यूज अप्रोप्रिएट सेक्शन। इन्फेक्शन कंट्रोल आपने प्रैक्टिस यूज करनी है जो आप सेक्शन कर रहे हो। सेक्शन एज मच एज यू कैन बिफोर ओपनिंग द एयरवे फर्दर। ठीक है, आपने जैसे जैसे एयरवे आप ओपन करते जा रहे हो, आपने प्रॉपर सेक्शन करते जाना है ताकि वो एयरवे से अंदर ट्रेकिया के अंदर ट्रैवल ना करे। सक्शन जो है, सक्शन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गर देन 15 सेकंड एट अ टाइम। आपने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करनी। अगर आप सेक्शन जो कर रहे हो वो आपकी 15 सेकंड से लॉन्गर नहीं जानी चाहिए। जैसे कि हमने क्या करा, हमने ट्रेकियोस्मी में पढ़ा था, ट्रेकियोस्मी की सेक्शन जो है वो लेस देन 5 सेकंड होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्लेस द टिप ऑफ द कैथेटर वेयर यू वांट टू बिगिन सक्शनिंग एंड सक्शन ऑन द वे आउट ओनली। अब आपने क्या करना है, आपको याद होगा मैंने आपको ट्रेकियोस्मी के सक्शन का तरीका बताया था कि जब आपने सक्शन मशीन आपने कब ऑन करनी है, आपने सकिंग उसका उसका प्रेशर आपने कब ऑन करना है, जब आप कैथेटर को रिमूव कर रहे हो, और जब इंसर्ट कर रहे हो तब आपने उसको ऑफ रखना है। थंब होल के ऊपर आपने हाथ रखना है, मैंने आपको ये बताया था। तो उसी तरह इसमें है कि जब आप टिप आपने जहाँ से आपने सेक्शन को शुरू करना है, आपने वहाँ पे टिप रखनी है, और फिर आपने सेक्शन को आपने ऑन कर देना है। कब? जबकि आप उसे बाहर निकाल रहे हो। सेक्शन ओनली वेयर यू कैन सी। सेक्शन आपने सिर्फ वहां तक करनी है जहां तक आप देख सकते हो, जहां तक आपको नजर आ रहा है। डीप इनसाइड नहीं जाना। किस कब? जब आप यंकर सेट यूज कर रहे हो। ये जो टिप है इसे यंकर कहते हैं। ठीक है, यंकर सकर कहते हैं। ये ज़्यादातर ओटी वगैरह में सर्जरीज में यूज होती है। एयरवे के लिए हम रेयर ही यूज करते हैं। ये वॉल माउंट सक्शन यूनिट है। ये वॉल माउंट है जो वॉल के साथ अटैच होती है। आप कहते हो ना वॉल सक्शन है, तो ये बेसिकली वो है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन नॉन रीब्रीदर मास्क है, ये हम यूज करते हैं जब आपने सक्शन कर लिया और पेशेंट को। अब हमारा एक और टॉपिक है ऑक्सीजन थेरेपी। अगर आपके पास सबके पास अवेलेबल है, आपके कंप्लीट आपका जो सिलेबस है उसमें आप देख सकते हो। एक हमारा टॉपिक है एयरवे मैनेजमेंट और दूसरा है ऑक्सीजन थेरेपी।
तो ऑक्सीजन थेरेपी हम कैसे करते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी आजकल ये हो गए कि पाकिस्तान में और फॉरेन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एनआरबी, ठीक है? एनआरबी मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, नॉन रीब्रीदर, ठीक है? तो ये क्या है? दिस डिवाइस इज इंडिकेटेड फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब हम ये क्यों लगाते हैं? अक्सर लोग पूछते हैं कि हम यही वाला मास्क क्यों यूज़ करते हैं, उसकी रीज़न क्या है? ऑल एक्यूट मेडिकल और ट्रॉमा इमरजेंसीज, जितनी भी मेडिकल एक्यूट होंगी और ट्रॉमा की केसेस होंगी इमरजेंसी, उनके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्दमा, मायोकार्डियल इंफाक्शन में, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव में, ट्रॉमा में और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, हम इन सारे सिचुएशन में हम नॉन रीब्रीदर का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा ऑक्सीजन नॉन रीब्रीदर मास्क जो है ये डिज़ाइन किया गया है ताकि टू फंक्शन विद एन ऑक्सीजन फ्लो रेट इन एक्सेस ऑफ 10 लीटर पर मिनट है, विच विल इफ यूज करेक्टली डिलीवर 80 to 90% ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है अगर करेक्टली यूज किया जाए। अब आपको मैं बता दूं कि नॉन रीब्रीदर होता क्या है। सबसे पहले आप ये देख लो, फिर उसके बाद आप आगे चलना। ये आप मास्क देख रहे हो, इसमें हमारे पास जो नॉर्मल मास्क होते हैं वो जो हमने लगाए होते हैं, उसके बाद पेशेंट की आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे कि पेशेंट की नोज से और यहाँ वहाँ से ऑक्सीजन निकल रही होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिट नहीं होता। जैसे कि बाईपैप होता है या सी पैप मास्क होता है, ये वैसा फिट नहीं होता। तो इसमें ऑक्सीजन वेस्ट ना हो, साथ उसके सप्लाई जो पेशेंट ब्रीथ करता है, इन और आउट करता है, वो क्या होता है, वो इस जो ये बैग है इसके अंदर फिल होती जाती है ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से पेशेंट को जो है वो 80 to 90% कंप्लीट ऑक्सीजन जा रही होती है। और ये हम आजकल कोरोना में भी बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। It works by having a simple valve that permits the flow of the oxygen, but during exhale closes to prevent dilution of oxygen in the reservoir bag, ठीक है? ये क्या करता है? इसका सिंपल वेल्व है, इसका एक ऐसा वेल्व है जो कि परमिट करता है फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन को, बट ड्यूरिंग एक्सेल, एक्सेल में क्लोज होता है, ठीक है? इनहेल में ये ऑन होता है, एक्सेल में ये क्लोज रहता है ताकि प्रिवेंट कर सके डाइल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द रिजर्वायर बैग। के डाइल्यूशन जो है वो ऑक्सीजन की ना हो, कंप्लीट ऑक्सीजन जाए, साथ में एयर एंट्री ना हो। However, not all exhaled air is removed. Therefore, there is an element of rebreathing. ठीक है? सारी की सारी जो एयर है जो एक्सहेल की जाती है वो सारी की सारी तो रिमूव नहीं होती, लेकिन इसमें एलिमेंट है रीब्रीदिंग का, कि पेशेंट रीब्रीथ कर सकता है। प्रिपेयरिंग द मास्क, टर्न द मास्क सप्लाई टू एट लीस्ट 10 लीटर फ्लो रेट। आप उसको जो फ्लो मीटर है उसके ऊपर 10 लीटर पे सेट कर दो। ब्लॉक द मास्क एंड अलाउ द रेजरवायर बैग टू फिल। आप मास्क को ब्लॉक कर दो और जो है क्या करो कि आप जो रीब्रीदर जो उसके साथ रेजरवायर बैग लगा है उसको फिल होने दो। इमीडिएटली अप्लाई द मास्क टू द पेशेंट्स फेस। आपने उसी टाइम मास्क को पेशेंट के फेस पे लगा देना टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस, ताकि आप इफेक्टिवनेस देख सको। वो कैसे देखोगे? ऑक्सीजन सैचुरेशन से। ऑब्जर्व द राइज एंड फॉल ऑफ द पेशेंट्स चेस्ट आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है आपने कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। आपने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द रिजर्वायर बैग। इफेक्टिव मेथड और डिस्टेंस इसके लिए आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑब्जर्व करना है राइज एंड फॉल ऑफ द पेशेंट चेस्ट। आप देखोगे ये इफेक्ट कैसा हो रहा है, पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ कर रहा है। इसके अलावा आपने ऑब्जर्व करना है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द रेजरवायर बैग। जो रेजरवायर बैग लगा हुआ है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस एक्सपेंड हो रहा है? मतलब जब आप इनहेल करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, जब एक्सहेल करते हो तो वो फील होता होगा। इफेक्टिव मेथड जो है एट डिस्टेंस, ये इफेक्टिव क्या होगा? डिस्टेंस पे है। द मास्क फॉगिंग ऑन एक्सहेल एंड क्लियरिंग ऑन इनहेलेशन। आपने ऑब्जर्व करना है कि जब पेशेंट ब्रीथ करता है तो मास्क के अंदर फॉग बनती है या नहीं बनती मास्क में, ठीक है? तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे जो है वो फॉग बनेगी और एक्सहेल पे वो फॉग होगी और क्लियर हो जाएगी इनहेल पे, ठीक है? फिर इसके बाद है मास्क के लिए आपने ये देखा ये ब्लॉक कर रहे हैं ताकि जितनी एयर एंट्री है वो इस बैग के अंदर हो जाए, रेजरवायर बैग में। टर्न द ऑक्सीजन सप्लाई एट 10 लीटर फ्लो है। ग्रास्प द बॉडी ऑफ द मास्क अलाउइंग द रेजरवायर बैग टू फिल है, देन अप्लाई इट टू द पेशेंट फेस, ठीक है? फिर दूसरे नंबर पे क्या है? इमीडिएटली अप्लाई द मास्क टू द पेशेंट फेस है टू मॉनिटर इफेक्टिवनेस। अब आप ये सारी चीजें हमने पहले देखी है लेकिन पिक्चर वाइज दिखाया हुआ है। ऑब्जर्व द कॉन्ट्रैक्शन है, मास्क फॉगिंग, एक्सहेलेशन है, ठीक है?
हेड टिल्ट, अब सेकंड आ गया हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। ये हमारा ये एक मैनुअर था। पहले हमारे पास ऑक्सीजन थी एयरवे मैनेजमेंट में, फिर हमने सेकंड सबसे पहले सक्शन थी, सक्शन के साथ ऑक्सीजन थी, फिर उसके बाद मैन्योर हो गया। मैन्योर में क्या था, हेड टिल्ट है और चिन लिफ्ट हो गया, ठीक है। हेड टिल्ट जो है वो स्ट्रेच कर देता है एंटीरियर नेक को, एंटीरियर जो हमारी ये है इसको क्या करता है, स्ट्रेच कर देता है बहुत ज्यादा। उसकी वजह से आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि जो रेड वाला है ये एयरवे बना हुआ है, और ये देखो कि कितना क्लियर हो गया है। कुछ लोगों की नेक शॉर्ट होती है, नेक शॉर्ट होने की वजह से भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है नेक के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लिफ्ट टंग अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल एंड एपिग्लोटिस अवे फ्रॉम लेरेंजियल इनलेट, ठीक है। तो ये क्या है, ये हेल्प करता है। क्या करेंगे कि इसमें चिन को हेड टिल्ट किया तो स्ट्रेच कर दिया एंटीरियर नेक मसल्स को, और लिफ्ट किया इन्होंने टंग को और दूर कर दिया अवे फ्रॉम पोस्टीरियर। जैसे ही इस तरह से किया नेक भी जो है वो दूर हो गई, सॉरी टंग भी लिफ्ट हो गई है और अवे हो गई है किससे, पोस्टीरियर फेरेंक्स फेरेंजियल वॉल से और एपिग्लोटिस से, और अवे फ्रॉम लेरेंजियल इनलेट, ठीक है। फिर क्या है, इनलेट से दूर हुई है तो ऑक्सीजन की एयर एंट्री अच्छी हो जाएगी। चिन लिफ्ट जो है वो स्ट्रेच कर देती है स्ट्रक्चर्स को मोर एंड पुल मैंडिबल एंड टंग फॉरवर्ड, ठीक है। इफ नेक इंजरी सस्पेक्ट डू नॉट टिल्ट द हेड अनलेस जॉ थर्स्ट फेल्स, ठीक है। क्या है कि अगर नेक इंजरी सस्पेक्टेड है कि लग रहा है कि इंजरी हुई है तो डू नॉट टिल्ट द हेड, आपने हेड को टिल्ट नहीं करना अनलेस जॉ थर्स्ट फेल्स, जब तक कि जॉ थर्स्ट जो है वो फेल्स ना हो। फिर उसके बाद है डेथ फ्रॉम द हाइपोक्सिक एयरवे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, इज मच मोर कॉमन देन क्वाड्रीप्लेजिया रिजल्टिंग फ्रॉम द इमरजेंसी एयरवे मैनिपुलेशन। क्या कह रहे हैं कि हाइपोक्सिया से डेथ होने के, हाइपोक्सिक एयरवे जो है वो उसकी वजह से डेथ होने के चांसेस ज़्यादा मोर कॉमन है बजाय क्वाड्रीप्लेजिया के रिजल्टिंग फ्रॉम इमरजेंसी एयरवे मैनिपुलेशन। जो ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा कॉमन है क्वाड्रीप्लेजिया की निस्बत, ठीक है, जो कि रिजल्ट होते हैं इमरजेंसी एयरवे मैनिपुलेशन। जब हम मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से, यानी कि जो हमने एयरवे को खींचा और सेट करने की कोशिश की, तो उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो क्वाड्रीप्लेजिया होने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम उसकी निस्बत ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं डेथ की निस्बत, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, हम आगे चल रहे हैं। जॉ थर्स्ट क्या है, जॉ थर्स्ट में आप क्या करते हो कि आप देख सकते हो कि ये जो जॉ बोन है ये यहाँ से बिल्कुल उन्होंने क्या किया है कि इससे उठा के नेक को बिल्कुल स्ट्रेट करके तो इसको बिल्कुल अपवर्ड कर दिया। ये क्या अल्टरनेट टू हेड टिल्ट चिन लिफ्ट है, ये अल्टरनेट उसका मेथड है। फिर उसके बाद है टेक्निक ऑफ चॉइस वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन ऑफ सर्वाइकल सुपाइन इंजरी अगर हो तो उसके लिए टेक्निक जो है ये वाली यूज़ की जाती है ताकि जो है वो हम फर्दर इंजरी से प्रिवेंट कर सके। फॉर एग्जांपल आरटीआई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या फॉल है, ड्राउनिंग है और या फिर डाइविंग एक्सीडेंट है, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट है उसमें आप क्या करोगे कि ये वाली टेक्निक जो है वो चूज की जाती है। इसके अलावा प्लेस फिंगर्स पोस्टीरियर टू द मैंडिबल, पेशेंट फिंगर्स जो है वो मैंडिबल, आप ये देख सकते हो बोन जो है मैंडिबल पे रखी जाती है, जॉ की और अप्लाई किया जाता है अपवर्ड, उसको अपवर्ड उठा लेते हैं और फॉरवर्ड प्रेशर देते हैं, अपवर्ड और फॉरवर्ड प्रेशर देते हैं। होल्ड माउथ स्लाइटली ओपन, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, यूजिंग थंब टू डिस्प्लेस चिन इंफीरियरली, जो चिन है उसको इंफीरियरली उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश की जाती है। सिंपल एयरवे एडजस्टमेंट जो है ये क्या है, इसमें क्या होगा कि सिंपली एयरवे जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। मे असिस्ट मेंटेनेंस ऑफ एन एयरवे इन आइदर द स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग और वेंटिलेटेड ब्रीदिंग पेशेंट, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल एयरवे मैनेजमेंट है, इसमें इसमें असिस्ट करते हैं मेंटेनेंस ऑफ एन एयरवे इन आइदर स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करना शुरू कर दे या वेंटिलेटेड पेशेंट, तो दोनों में हमने एक सिंपल मेथड यूज करना है कि एयरवे उसका क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद है मे बी यूजफुल
इन प्रोलॉन्ग रिससिटेशन, ठीक है, इफ यूजफुल हो भी सकता है अगर प्रोलॉन्ग रिससिटेशन जो है वो इज अंडरटेकन है विदाउट फॉर्मल एंडोट्रेकल इंक्यूबेशन, ठीक है। ये वाला सिंपल एयरवे जो सिंपल एयरवे मैनेजमेंट जो हम करते हैं ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है अगर प्रोलॉन्ग रिससिटेशन हुई है, लेकिन हमने क्या किया है कि एंडोट्रेकल ट्यूब उसको नहीं डाले, फिर भी तो ये वाला एयरवे उसके लिए सही रहेगा। दिस कैन बी यूज इन एडिशन टू हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट। तो ये कैसे कर सकते हैं कि सिंपल एयरवे डालने के लिए हम जो है हम तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट या फिर जॉ थ्रस्ट, ठीक है। The two commonest are the oropharyngeal और nasopharyngeal airways हैं, ठीक है। ये भी एयरवे क्लियरेंस के लिए हम यूज करते हैं। ये क्या है, nasopharyngeal airway जो है ये क्या करता है, only airway devices tolerated by the conscious patient है, may be life saving in people with the clenched jaw है, trismus और jaw injury है, should not be used where there is evidence of fracture of the base of the skull है, ठीक है। nasopharyngeal क्या है, ओनली एयरवे डिवाइस है जो कि टॉलरेट की जाती है, सिर्फ कॉन्शियस पेशेंट टॉलरेट कर सकते हैं और कोई नहीं। उसके बाद मे बी लाइफ सेविंग, हम इसे यूज कर सकते हैं इन पीपल विद द क्लेंच्ड जॉ, अगर जॉ का कोई इशू है या ट्रिसमस या जॉ इंजरी हुई है तब हम यूज करते हैं। इसके अलावा शुड नॉट बी यूज, हमने नहीं यूज करना वेयर देयर इज एविडेंस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, अगर बेस ऑफ द स्कल का इन्फेक्शन अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हम इसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो हेड टिल्ट और चिल्लिप का जो मैनुअर करना है या हमने जो वो करना है, जॉ थ्रस्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमें ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे तो हमने अवॉइड करना है। फिर उसके बाद है साइज टू यूज, जो आपने करना है डायमीटर ऑफ द नोस्ट्रिल के अकॉर्डिंग आप करोगे, लेंथ इज प्री डिटरमिन्ड होनी चाहिए कोरिस्पॉन्डिंग टू द विड्थ सिलेक्शन इन द अडल्ट, आपने जो साइज है वो बहुत अच्छे तरीके से असेस करके नोस्ट्रिल की लेंथ वगैरह डायमीटर को देख के और जो है वो प्री मार्क्ड आपके पास होना चाहिए। To prevent inhalation or passing of nasopharyngeal airway too far into the nasal cavity, a safety pin, if provided, must be inserted through the gland, ठीक है। इनहेलेशन से प्रिवेंट करने के लिए और पासिंग ऑफ नेजोफेरेंजियल जो आप एयरवे डाल रहे हो, ठीक है, टू फॉर इनटू द नेजल कैविटी अगर आप डाल रहे हो तो आपने क्या करना है, सेफ्टी पिन जो है वो आपने उसके साथ साइड पे अटैच कर देनी है, ताकि क्या होगा कि वो अंदर जो है वो सारा फॉल ना कर जाए। मोस्ट न्यू मॉडल्स नेजोफेरेंजियल एयरवेज क्या है, मोस्ट न्यू मॉडल्स हैव अ वाइड फ्लैंग होता है उसका, एंड नो लॉन्गर रिक्वायर द इंसर्शन ऑफ द पिन, उसका जो फ्लैंग होता है, जो साइड्स बनी होती हैं इस तरह से वो काफ़ी बड़ी होती हैं, तो उस वजह से उसके लिए पिन की ज़रूरत नहीं होती, पिन इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद क्या है कि लुब्रिकेट आपने वेल लुब्रिकेट करना है विद वाटर बेस्ड, आपने जेली के साथ टू इज इंसर्शन। उसके बाद चेक नोस्ट्रल पोटेंसी, आप देख लोगे नोस्ट्रल पोटेंसी, मैंने आपको बताया था कैसे देखते हैं, जब आप एनजीबी पास करते हो तो तब भी मैंने आपको बताया था कि आप नोस्ट्रल कमजोर से अच्छे तरीके से सर्च कर लो, कोई स्किन की मसल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ तो नहीं या पॉलिश वगैरह तो नहीं बने हुए, जो कि जब हम इंसर्ट करने की फोर्सफुली कोशिश करेंगे तो इंजरी ना हो। अच्छा, इंसर्ट एयर जो है वो बाइलेवल एंड फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, पास वर्टिकली अलोंग फ्लोर टू द नोज ऑफ द नोज है यूजिंग स्लाइड रोटेशन। जब आप इंसर्ट करिए एयरवे तो आपने क्या करना है, बेवल एंड आपने फर्स्ट इंसर्ट करना है, बेवल एंड कौन सा है जो कि हमने इंसर्ट करना है, फिर उसके बाद पास वर्टिकली आप वर्टिकल पोजीशन में डालोगे अलोंग द फ्लोर ऑफ द नोज है यूजिंग द स्लाइड रोटेशन, हल्का हल्का उसको मूव करते हुए आप इंसर्ट करोगे। फिर उसके बाद है इफ द ऑब्स्ट्रक्शन फेल्ट, आपको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन फील हो तो ट्राई अदर नोस्ट्रिल, आप दूसरी नोस्ट्रिल को यूज करो। टिप शुड लाई इन द फेरेंस, आपने फेरेंस के साथ साथ ही रहना है। वंस इन प्लेस लुक लिसन एंड फील, जब एक दफा अंदर इंसर्ट हो जाए तो आपने लुक लिसन फील का आपने जो हमने आपको पैटर्न बताया उसको जरूर फॉलो करना है, ताकि आप लुक कर सको चेस्ट राइज एंड फॉल को, लिसन कर सको ब्रीदिंग साउंड्स को और फील कर सको चेस्ट की मूवमेंट को, और उसकी जो एयर एंट्री होगी वो आपके फेस के ऊपर फील होगी।
नेजोफेरेंजियल एयरवे है, ये आप देख सकते हो कि नोज में से नोस्ट्रिल से एंटर किया है और फेरेंक्स तक ले आए हैं। और इसमें ये वाला हम जो है वो हेड टिल्ट और जो है ना हेड टिल्ट है, और चिन लिफ्ट में हम ये वाला इसके लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं मैनुअल को। और इसके अलावा जॉ थ्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पेशेंट्स का नहीं कर सकते जिनकी हेड की बेस की कोई इंजरी हुई होती है, तो हमें ये मेथड नहीं यूज़ करना। ओरोफेरेंजियल एयरवेज क्या है? कर्व्ड प्लास्टिक ट्यूब है, ठीक है। ओरोफेरेंजियल एयरवे कर्व्ड जो है वो प्लास्टिक ट्यूब बनी हुई है, जैसे कि ये साइड में पिक्चर में है। इसका साइज जो है वो इन इंसाइजर्स टू एंगल ऑफ जॉ के अकॉर्डिंग होता है। इंसाइजर्स शुड बी लेवल विद सेम पार्ट ऑफ द बाइट ब्लॉक है, ठीक है। कलर सिलेक्शन होती है इसकी। should not only be used in the unconscious patient, as stimulation of the gag reflex may result in the vomiting, and stimulation of the laryngeal reflex may result in laryngospasm, ठीक है। साइज जो इंसाइजर इंसाइजर जो टीथ है, जो टूथ है वहां से लेके एंगल टू द जॉ तक हमारे हमारे जाता है। इंसाइजर जो है वो शुड बी लेवल विद द सम पार्ट ऑफ द बाइट ब्लॉक है, ठीक है। इंसाइजर जो है वो क्या करते हैं, शुड बी लेवल होते हैं, ठीक है, विद सम पार्ट ऑफ द बाइट ब्लॉक। फिर उसके बाद क्या है, इसकी कलर सिलेक्शन होती है। शुड ओनली बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हम यूज करते हैं एज स्टिमुलेशन ऑफ द गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए ओनली बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट एज, ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ द गैग रिफ्लेक्स में रिजल्ट इन वॉमिटिंग। तो इसलिए हम अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये गैग रिफ्लेक्स करवाता है, जिसकी वजह से वॉमिट हो सकती है। एंड स्टिमुलेशन ऑफ द लेरेंजियल रिफ्लेक्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से लेरेंजियोस्पैज्म भी हो सकता है। ओपन माउथ एंश्योर नो फॉरेन मटेरियल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, जैसे कि सक्शन या ब्लीडिंग, और जो है वो किसी किस्म का फ्लूइड है। इसके अलावा क्या है, इंट्रोड्यूस करना है इनटू द ओरल कैविटी इन्वर्टेड, आपने डालना है इन्वर्टेड, यानी कि इस पोजीशन में आप इस तरीके से जाओगे। रोटेट थ्रू 180 डिग्री पे आपने करना है, एज पास इज बिलो पैलेट है। फिर उसके बाद पैलेट से जैसे नीचे चला जाए तो आपने 180 डिग्री पे रोटेट करना है। फिर उसके बाद एनी कफ हो या रैचिंग हो शुड प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ द एयरवे, किसी किस्म का ऐसा साइन हो तो आप तुरंत से रिमूव कर दो। फिर उसके बाद क्या है, आपने आफ्टर इंसर्टिंग चेक एयरवे विद लुक, लिसन एंड फील, ठीक है। ओरोफेरेंजियल है, ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में जैसे शो हो रहा है कि माउथ से इंसर्ट हुआ और किस तरह से ये फेरेंक्स तक यहाँ तक चला गया, ये ओरल है। दूसरा नेजोफेरेंजियल था, नोज से ये भी फेरेंक्स में आ रहा था, और जो ओरोफेरेंजियल है ये माउथ से फेरेंक्स में आ रहा है। अब आपने इज द पेशेंट ब्रीदिंग कैसे पता लगा, यस गिविंग एडिशनल ऑक्सीजन वाया फेस मास्क विद द रेजरवायर बैग, आप लगा दोगे। एयरवे क्लियर करने के बाद ऑक्सीजन फ्लो रेट 10 to 15 लीटर पर मिनट पे आप सेट कर दोगे। दिस शुड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 85% ऑक्सीजन देगा। नो बट हैज अ पल्स, पेशेंट ब्रीद कर रहा है, अगर इनकेस ब्रीद कर रहा है तो आप उसे क्या करोगे कि आप उसको ऑक्सीजन लगा दोगे फेस मास्क नॉन ब्रीदर के साथ। फिर आप ऑक्सीजन का लेवल जो है 10 to 15 पे सेट कर दोगे पर मिनट पे, और डिलीवर करोगे अप्रोक्सीमेटली आपने 10 to 15 लीटर आपने उसको डिलीवर करनी है। और ये जो है वो ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन 85% प्रोवाइड करेगी। अगर नहीं कर रहा और लेकिन पल्स आ रही है तो आपने क्या करना है, इफ द पेशेंट स्टॉप ब्रीदिंग है यू नीड टू वेंटिलेट, आप उसे वेंटिलेटर पे डाल दोगे। मेथड ऑफ वेंटिलेटर इंक्लूड माउथ टू माउथ है, जो कि हम BLS में करते हैं। इसके अलावा पॉकेट मास्क होता है और सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग वेल्व मास्क होता है, ठीक है। बैग वेल्व मास्क हम कहते हैं BVM रिससिटेशन बैग को, यानी कि हमारा एमडू बैग को, ठीक है। तो अगर पेशेंट नहीं ब्रीथ कर रहा तो हम उसे वेंटिलेट करेंगे, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डालेंगे। तो वेंटिलेशन के लिए जो मेथड्स हैं उसके डिफरेंट हो, जैसे माउथ टू माउथ हम उसे ब्रीथ देंगे। पॉकेट मास्क होता है कि हमारे पास, वो भी हम जो है वो BLS में पढ़ते हैं, वो हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग वेल्व मास्क है, हम वो यूज़ करेंगे, जिससे हम एंटी बैग भी कहते हैं। ये आप देख सकते हो पॉकेट मास्क है। पॉकेट मास्क क्या होता है कि ये एक मास्क है, जैसा कि हमारे पास जो है वो एम्बू बैग के साथ लगा होता है, लेकिन उसके वो फिक्स होता है। इसका ये होता है कि ये इसी तरीके से एयर टाइट होता है, लेकिन हम जो एयर प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे वेल्व है, यहाँ से हम जो है वो अपनी ब्रीदिंग देते हैं पेशेंट को। पॉकेट फेस मास्क जो है वो अलाउ करता है इजियर वेंटिलेशन विद द जॉ थ्रस्ट करना बहुत जरूरी है। मैंडिबल से इस तरीके से पकड़ना और चिन को बिल्कुल लिफ्ट कर देना। तो इसमें क्या करना है, मास्क अलाउ इजियर वेंटिलेशन विद द जॉ थ्रस्ट एंड कैन बी यूज्ड विद हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट के साथ भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि BLS में हम टेक्निक यूज करते हैं EC टेक्निक, ठीक है। EC टेक्निक में हम क्या करते हैं,
कि हम सी से जो है वो मास्क को पकड़ते हैं, और जो ई है हमारे, ये तीन जो ई बने हुए हैं, ये आप ई देख सकते हो, इस ई से हम चिन को लिफ्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने मास्क को ऐसे पकड़ के चिन से हमने ऐसे लिफ्ट करना होता है। तो ये होती है हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट टेक्निक। नो रिटर्न वेल्व प्रिवेंट रेस्क्यूअर फ्रॉम रीब्रीदिंग विक्टिम्स एक्सपायर्ड एयर। जो नॉन रिटर्न वेल्व होता है वो प्रिवेंट करता है कि जो रेस्क्यूअर है, जैसे कि हम हैं, जो हम हेल्प कर रहे हैं, वो पेशेंट की रीब्रीदिंग जो है वो अपने अंदर ना लेके जाए, जो नॉन रिटर्न वेल्व होता है। उसके बाद रिमूव करना है आपने नीड फॉर माउथ टू माउथ वेंटिलेशन बट एडमिनिस्टर ओनली 16% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ठीक है। एडिंग हाई फ्लो है 10 to 15 लीटर ऑक्सीजन है, कैन इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन मार्कली, 45 to 50% कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक ऑफ यूजिंग पॉकेट मास्क है, ये पॉकेट मास्क है, इसको यूज करना है। ये कैसे होगा? अप्लाई मास्क टू फेस है यूजिंग थंब ऑफ बोथ हैंड्स आप यूज करोगे। लिफ्ट जॉ, ठीक है, यूजिंग प्रेशर अप्लाई टू द एंगल ऑफ द जॉ बाय फिंगर्स है, ठीक है, फिंगर्स का एंगल बना हुआ है। और ईसी टेक्निक मैंने आपको बताई है। तो ये जो थंब है और ये जो फिंगर है ये सी है, और नीचे जो तीन फिंगर है उनसे ई बना हुआ है, और ई से क्या कर रहे हैं कि ये जो चिन्ह है इसको इस तरीके से लिफ्ट कर रहे हैं। ब्लो थ्रू इंस्पिरेटरी वेल्व है, ठीक है। वॉश चेस्ट राइज एंड फॉल है। एनी लीक कैन बी रिड्यूस्ड और एबॉलिश्ड बाय एडजस्टिंग पोजीशन ऑफ द मास्क। कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अप्लाई ऑक्सीजन वाया इनपुट निपल है, फिर 10 to 15 लीटर आपने देनी है पर मिनट। फिर उसके बाद क्या है? सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग वेल्व मास्क जो है, इसको हम कैसे यूज करते हैं? हम मास्क जब अप्लाई किया जाता है फेस पे कॉन्टैक्ट करता है, और जॉ लिफ्ट जो है वो मेंटेन की जाती है विद 2 फिंगर्स, और बैग जो है वो स्क्वीज किया जाता है बाय अ सेकंड पर्सन। हम इस तरीके से जब एंड बैग को दबाते हैं टू डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 500 ml ऑफ एयर जो है वो पर ब्रीथ। इसका जो एम्बो बैग है इसका टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 होता है, ठीक है। वॉच चेस्ट राइज एंड फॉल, आपने चेस्ट राइज और फॉल को चेक करना, डिलीवर करना। आपने 21% ऑक्सीजन जाती है एक एम्बो बैग ऐसे प्रेस करने से। फिर उसके बाद अटैच करना है ऑक्सीजन को एट अ हाई लेवल फ्लो पे, आपने हाई फ्लो पे अटैच करना है मोर देन 10 लीटर पर मिनट पे। कैन रेज कंसंट्रेशन टू 50 to 55%, आपको रेज कर देता है। आइडियली देयर शुड बी अ फिल्टर इन सिचुएशन है, ठीक है, पर प्रेफरेबली इट शुड बी वंस यूज ओनली। ये आप देख सकते हो, ये एम्बो बैग है, इसकी साइड पे आपने ऑक्सीजन अटैच की होती है, और हम इसकी साइड पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन है 2% है। एक ने ईसी टेक्निक यूज की है, ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो थंब है और जो पॉइंटर फिंगर है इसके साथ सी बनाया हुआ है दोनों हाथों पे, और जो ई है उसके साथ जो चिन्ह है उसको लिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें डबल पर्सन टेक्निक होती है, अगर 1% हो तो एक के साथ हम इस तरीके से ईसी टेक्निक से हम वो करते हैं, चिन को लिफ्ट करते हैं, सी से हम पकड़ते हैं, और दूसरे हाथ से हम इस तरीके से एम्बो कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर 2% हो तो ये टेक्निक होगी। समझ आ रही है सबको? सबको समझ आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, जब आप यूज कर रहे हो सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग को, तो आपने क्या करना है? 2% अप्रोच टू यूजिंग दिस डिवाइस इज डिजायरेबली एज द BVM is not easy to use. Our hospital policies usually recommend this approach, as does the Association Council UK है। Single person usage is permissible if there is no one else is to assist. Individual has the prerequisite skills to use the device. पेशेंट को पहले ही पेशेंट के पास टेक्निक्स होनी चाहिए और उसके पास इसको यूज करने का पूरा पता होना चाहिए। टू एडिशन ऑफ अ रेजरवायर टू द बैग वेल्व मास्क है, इसका बैग भी हम अटैच कर सकते हैं। अरेंजमेंट रेजेस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू अप्रोक्सीमेटली 90% विद हाई फ्लो रेट ऑफ 10 to 15 लीटर के साथ हम इसको जो है वो 21 से 90% तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले हम जो है वो 21% तक प्रोवाइड कर रहे थे, अब अगर हम इसका नॉन रीब्रीदर लगा देते हैं तो हम क्या 100% तक प्रोवाइड करते हैं। डिलीवरी और ऑफ ऑक्सीजन कैसे है? मेथड माउथ टू माउथ में हम 16% देते हैं। माउथ टू मास्क जो कि पॉकेट मास्क था उसमें हम 16% देते हैं। माउथ टू माउथ विद ऑक्सीजन अटैच पे हम 45 to 50 देते हैं। मास्क एंड बैग के साथ हम 21 देते हैं। मास्क एंड बैग मास्क विद द और टू अटैच के साथ हम 50 to 55 देते हैं। मास्क और बैग मास्क, ठीक है, विद रेजर वायर और ऑक्सीजन अटैच का हम 90% देते हैं। समझ आइए सबको? चलो लेक्चर खत्म हो गया। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो हम ये नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग के बारे में बताया हुआ।
तो अगर नहीं समझ आई तो मुझे आप टेक्स्ट करना, हम ये दोबारा कर लेंगे। अभी हमारा टाइम खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, सबको समझ आई है यहाँ तक? इसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? हाँ जी, जल्दी से बताएं, सबको समझ आई है? हाँ जी, चलो ओके।